एक तरफ लंदन था ब्रिटिश एम्पायर का हेडक्वार्टर, जहां बैठकर उस समय भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर शासन किया जाता था, और दूसरी तरफ इसी लंदन में एक भारतीय बैठकर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आज़ादी की आवाज़ उठा रहा था। उसने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम का एक जर्नल भी शुरू किया। फिर लंदन में ही इंडिया हाउस बनाया, जहां भारत से आए कई युवा राष्ट्रवादी इकट्ठा होने लगे। आगे चलकर इसी इंडिया हाउस से विनायक दामोदर सावरकर जी जैसे क्रांतिकारी नेता भी निकले। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी बंदूक से नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई थी संस्कृत पढ़ने वाले एक ऐसे व्यक्ति से, जिसने आगे चलकर भारत के सेल्फ गवर्नमेंट की आवाज़ उठाई और ब्रिटिश रूल का खुलकर विरोध किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक संस्कृत स्कॉलर धीरे धीरे ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़ा हो गया? और क्या श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की कहानी सिर्फ एक फॉरगेटन फ्रीडम फाइटर की कहानी है, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के उस हिस्से की जिसे हम अक्सर अपनी हिस्ट्री में बहुत कम देखते हैं? आज इसी पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। साल था 1857। भारत उस वक्त एक बड़े विद्रोह से गुजर रहा था। उत्तर भारत के कई हिस्सों में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आम लोग खड़े हो चुके थे। जगह जगह बगावत की आग फैल रही थी, और इसी उथल पुथल के दौर में 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के मांडवी में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। बचपन से ही श्यामजी की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी। खासकर संस्कृत पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उनकी यही काबिलियत धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचने लगी, और आगे चलकर यही प्रतिभा उन्हें इंग्लैंड तक ले गई। 1879 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑक्सफोर्ड पहुंचे और वहां एडमिशन लिया। उस दौर में किसी भारतीय का ऑक्सफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूशन तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन इंग्लैंड में श्यामजी की जिंदगी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। उन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी को बहुत करीब से देखा। उन्होंने देखा कि ब्रिटेन के लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात खुलकर कर सकते थे। अगर किसी को सरकार की पॉलिसीज पसंद नहीं है तो वो उनकी आलोचना भी कर सकता था। पार्लियामेंट में सरकार के फैसले पर सवाल भी उठाए जा सकते थे, और पॉलिटिकल आइडियाज़ को लेकर खुलकर डिबेट भी हो सकती थी। उन्होंने ये देखा कि ब्रिटेन में सेल्फ गवर्नमेंट और लिबर्टी जैसे आइडिया सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। लोग इस पर एक्चुअल में बात कर सकते थे कि सरकार कैसे काम करे, लोगों को कितने पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, और अपने देश के फैसले में आम लोगों की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। श्यामजी के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो पहली बार ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को करीब से देख रहे थे जहां लोग अपने राइट्स और गवर्नमेंट को लेकर खुलकर सवाल उठा सकते थे। ब्रिटेन में ये सब करीब से देखने के बाद श्यामजी के मन में एक सवाल लगातार उठने लगा। अगर ब्रिटिश लोग अपने राइट्स और गवर्नमेंट को लेकर आवाज़ उठाने का हक रखते हैं तो इंडियंस को यह हक क्यों नहीं? यही सवाल धीरे धीरे श्यामजी की सोच बदलने लगा। अब उनका ध्यान सिर्फ संस्कृत और एकेडमिक्स तक सीमित नहीं था। वो भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में भी गंभीरता से सोचने लगे। लेकिन अब सवाल था, इस सोच को सिर्फ अपने तक सीमित रखने के बजाय इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? और इसी सवाल का जवाब श्यामजी ने भारत में नहीं बल्कि लंदन में तलाशना शुरू किया। फिर जनवरी 1905 में श्यामजी ने जर्नल शुरू किया, जिसका नाम था द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। इसके जरिए वो ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल पॉलिसीज़ और इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में अपने विचार खुलकर सामने रखने लगे। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है, ये आवाज़ इंडिया से नहीं उठ रही थी, ये आवाज़ उठ रही थी लंदन से। यानी जिस ब्रिटिश एम्पायर की पावर इंडिया तक पहुँच चुकी थी, उसी एम्पायर की राजधानी से श्यामजी भारतीयों के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन श्यामजी सिर्फ लिखकर अपनी बात रखने तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। इसलिए फरवरी 1905 में उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई। इसका मकसद था भारत के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की मांग को आगे बढ़ाना और उन इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म देना जो इस आइडिया के साथ खड़े थे। अब उनके पास अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक जनरल था, और उनके साथ खड़े लोगों का एक नेटवर्क भी बन चुका था। लेकिन उन्हें एक ऐसी जगह की ज़रूरत भी थी जहां भारत से आए युवा आपस में मिल सकें, बात कर सकें और अपने पॉलिटिकल आइडिया पर डिस्कशन भी कर सकें। और कुछ ही महीनों में श्यामजी ने जुलाई 1905 में लंदन में इंडिया हाउस शुरू किया।
शुरुआत में यह इंडियन स्टूडेंट के रहने की एक जगह थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी पहचान सिर्फ एक रेसिडेंस तक सीमित नहीं रही। यहाँ भारत से आए युवा इकट्ठा होने लगे, पॉलिटिक्स पर चर्चा होने लगी, इंडिया के फ्यूचर पर बात भी होने लगी और ब्रिटिश रूल को लेकर अलग अलग नेशनलिस्ट आइडियाज सामने आने लगे। फिर 1906 में लंदन पहुंचा एक ऐसा युवा जिसका नाम आगे चलकर इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के इतिहास में बहुत बड़ा होने वाला था, विनायक दामोदर सावरकर जी। सावरकर जी इंडियन हाउस से जुड़े और यहाँ के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ने उनके विचारों को और आगे बढ़ाने का मौका दिया। अब इंडिया हाउस सिर्फ रहने की जगह नहीं रह गया था, यह धीरे धीरे इंडियन नेशनलिज्म और रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग का एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे श्याम जी की एक्टिविटीज़ और इंडिया हाउस की पहचान बढ़ती गई, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की नज़र भी इस पूरे नेटवर्क पर पड़ने लगी। श्याम जी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और लंदन में रहकर अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार 1907 में श्याम जी ने लंदन छोड़ दिया और पेरिस शिफ्ट हो गए। वहाँ से उन्होंने द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के जरिए अपने कैंपेन को जारी रखा। हालांकि उनके पेरिस जाने के बाद भी जनरल की प्रिंटिंग कुछ समय तक लंदन में ही होती रही। बाद में 1909 में इसकी प्रिंटिंग पेरिस में शिफ्ट कर दी गई। फिर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। यूरोप का पॉलिटिकल माहौल बहुत तेज़ी से बदलने लगा और इसी दौरान श्याम जी ने पेरिस छोड़कर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में रहने का फैसला किया। जेनेवा में उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल बिताए और फिर 30 मार्च 1930 को जेनेवा में ही श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने आखिरी सांसें ली। जिस आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा लगा दिया, उस आज़ादी के आने से 17 साल पहले ही उनका निधन हो गया। लेकिन श्याम जी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि जब इंडिया आज़ाद हो जाए तो उनकी अस्थियां वापस भारत लाई जाए। 1930 में उनकी मृत्यु के समय इंडिया अभी भी ब्रिटिश रूल के अंडर था, इसलिए उनकी अस्थियां जेनेवा में ही सुरक्षित रखी गई। फिर 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन श्याम जी की इच्छा तुरंत पूरी नहीं हो सकी। आखिरकार 2003 में गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की अस्थियां जेनेवा से इंडिया वापस लाई गई। इसके बाद उन्हें गुजरात के मांडवी ले जाया गया, वही मांडवी जहां श्याम जी का जन्म हुआ था। और आज मांडवी में उनके सम्मान में क्रांति तीर्थ मौजूद है, जहां आज भी उनकी अस्थियां कलश रखे हुए हैं। यानी जिस मांडवी से श्याम जी की कहानी 1857 में शुरू हुई थी, करीब 1.5 सदी बाद उनकी कहानी फिर उसी जगह आकर जुड़ गई। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी गई थी। कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे, कुछ ने जेलें देखी, कुछ ने हथियार उठाए और कुछ लोगों ने आइडियाज़ के जरिए भी लड़ाई लड़ी। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी उन्हीं लोगों में से एक थे। जिस आदमी ने अपने देश से 1000 किलोमीटर दूर रहकर भारत की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, क्या हमने आज़ादी के बाद उनकी कहानी को उतना याद रखा जितना उसे रखा जाना चाहिए था? सोचिएगा ज़रूर। आखिर आज़ादी की इस कहानी में कितने नाम ऐसे हैं जिन्हें हम आज भी नहीं जानते। उम्मीद करता हूँ रैंडम शटर का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।